आज के इस खास विश्लेषण में हम भारत के इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटेंगे जिसने पूरे देश की दिशा ही बदल कर रख दी। बात हो रही है साल 1984 के उस घटनाक्रम की जो जितना जटिल है उतना ही दर्दनाक भी। हमारा मकसद यहाँ किसी पर उंगली उठाना या कोई पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक शांत और निष्पक्ष नज़रिए से ये समझना है कि आखिर उन दिनों ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। हम बिना किसी बायस के सिर्फ तथ्यों और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के जरिए इस पूरे मामले की गहराई में जाएंगे। तो आइए बिना वक्त गवाए सीधा उस दौर में चलते हैं और समझते हैं कि 1984 में असल में क्या और कैसे हुआ था। चलिए सीधा 31 अक्टूबर 1984 की उस सुबह में चलते हैं। सुबह के करीब 9 बज रहे थे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने निवास से निकलकर पास ही मौजूद एक दूसरे बंगले की तरफ पैदल जा रही थीं। उन्हें ब्रिटिश एक्टर और फिल्म मेकर पीटर यूस्टिनॉफ को एक डॉक्यूमेंट्री के लिए इंटरव्यू देना था। क्योंकि दोनों इमारतें बिल्कुल अगल-बगल थीं, तो उन्होंने गाड़ी के बजाय पैदल जाना ही ठीक समझा। इंटरव्यू की सारी तैयारियां हो चुकी थीं। जैसे ही वो चलते हुए गेट और सेंट्री बूथ के पास पहुंची, उनकी नज़र अपने सबसे भरोसेमंद बॉडीगार्ड बेअंत सिंह पर पड़ी। हमेशा की तरह उन्होंने एक हल्की सी मुस्कान के साथ उसे नमस्ते किया। लेकिन उस दिन हवा में कुछ अजीब सी खामोशी थी। बेअंत सिंह के चेहरे पर ना तो कोई मुस्कान थी और ना ही कोई सम्मान। अब देखिए, इस खौफनाक पल तक पहुंचने से पहले थोड़ा पीछे मुड़कर देखना बहुत जरूरी है। राजनीतिक सफर को समझे बिना इस पूरी घटना को समझना थोड़ा मुश्किल है। 1966 में जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बनी तो कई लोगों ने उन्हें बहुत हल्के में लिया था। लेकिन फिर आता है 1971। गरीबी हटाओ के नारे के साथ 352 सीटें जीतकर उन्होंने सबको हैरान कर दिया। उसी साल भारत पाक युद्ध में जीत और बांग्लादेश के निर्माण ने उन्हें आयरन लेडी का दर्जा दिला दिया। खैर, 1975 में उन्होंने आपातकाल यानी इमरजेंसी लागू कर दी, जो उनके करियर का सबसे विवादित फैसला साबित हुआ। इसका नतीजा ये हुआ कि 1977 में जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन उनकी इच्छा शक्ति गजब की थी। हार मानने के बजाय 1980 में उन्होंने एक बार फिर से शानदार वापसी की। ये पूरी टाइमलाइन हमें उनकी असाधारण राजनीतिक यात्रा और कभी हार न मानने वाले जज्बे को दिखाती है। 1980 के दशक में सत्ता में वापसी तो हो गई, लेकिन पंजाब का राजनीतिक माहौल बहुत ही ज्यादा उलझा हुआ था। स्थिति लगातार तनावपूर्ण होती जा रही थी। एक तरफ था अकाली दल, जो पंजाब के लिए ज्यादा अधिकारों की मांग कर रहा था और उनका तरीका बिल्कुल राजनीतिक और संवैधानिक था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जरनैल सिंह भिंडरावाले का उभार हो रहा था। शुरुआत में उसे राजनीतिक सपोर्ट मिला था, लेकिन धीरे धीरे उसका तरीका बेहद उग्र और कठोर हो गया। भाषणबाजी तेज होने लगी और पूरे पंजाब में डर और हिंसा का माहौल छा गया। और सबसे चिंताजनक बात तो ये थी कि कुछ उग्रवादी संगठनों ने सिखों के सबसे पवित्र स्थल गोल्डन टेम्पल को अपना ठिकाना बना लिया था। पंजाब में हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। ऐसे में शांति वापस लाने के लिए जून 1984 में एक बहुत बड़ा और बेहद मुश्किल फैसला लिया गया, ऑपरेशन ब्लू स्टार। भारतीय सेना को गोल्डन टेम्पल परिसर के अंदर जाकर उग्रवादियों को हटाने का सीधा आदेश दिया गया। सेना ने अपना काम किया और उग्रवादियों को बाहर निकाल दिया, लेकिन इसकी एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। इस पूरी कार्यवाही में कई निर्दोष लोगों की जान गई और अकाल तख्त को काफी नुकसान पहुंचा। सरकार की नज़र में तो ये सिर्फ एक सुरक्षा अभियान था, लेकिन सिख समुदाय के लिए ये उनके धर्म और गहरी आस्था पर सीधा हमला था। इस एक घटना ने पूरे समुदाय में भयंकर गुस्सा और रोष भर दिया। अब सबसे अहम बात सुनिए। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद प्रधानमंत्री को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं। खुफिया एजेंसियों ने खतरे को भांप लिया था और उन्हें साफ शब्दों में सलाह दी थी कि वो अपनी सुरक्षा टीम से सिख गार्ड्स को तुरंत हटा दें। लेकिन इंदिरा गांधी ने इस सलाह को सिरे से खारिज कर दिया। उनका मानना था कि अगर वो ऐसा करती हैं तो सिख समुदाय में एक बहुत गलत संदेश जाएगा और नफरत और ज्यादा भड़केगी। बल्कि यूं कहें कि उन्हें अपने उन गार्ड्स पर पूरा भरोसा था जो सालों से उनके साये की तरह साथ थे। ये फैसला दिखाता है कि वो देश को एकजुट रखने के लिए किस हद तक अपने भरोसे पर कायम थीं। और ये इस बात का सटीक उदाहरण है कि कैसे बड़े बड़े राजनीतिक फैसलों का असर इंसानी दिमाग पर बहुत गहराई से पड़ता है। इन्हीं भरोसेमंद गार्ड्स में से एक था बेअंत सिंह, जो पिछले 10 सालों से उनकी सुरक्षा में तैनात था। लेकिन ऑपरेशन ब्लू स्टार ने उसे अंदर से पूरी तरह तोड़कर रख दिया था। वो अक्सर अपने चाचा कहर सिंह के साथ गुरुद्वारे जाने लगा। बताया जाता है कि एक दिन वहां कथा सुनते हुए वो इतना भावुक हो गया कि फूट फूट कर रोने लगा। तभी उसके चाचा कहर सिंह ने उससे एक ऐसी बात कही जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उसने कहा, रो क्यों रहा है, बदला ले,
बस इसी एक वाक्य ने बेअंत सिंह के दिमाग में बदले का बीज बो दिया और यहीं से शुरू हुई वो खौफनाक साजिश। इस साजिश में जल्द ही एक और गार्ड जुड़ गया, सतवंत सिंह। उसके अंदर भी ब्लू स्टार को लेकर भयंकर गुस्सा भरा था। लेकिन इस योजना को पक्का करने में एक बहुत ही अजीब और अप्रत्याशित घटना का हाथ था। एक दिन ड्यूटी के दौरान सतवंत ने प्रधानमंत्री निवास के अंदर एक पेड़ पर एक बाज बैठा देखा। उसने तुरंत बेअंत को वहां बुलाया। दरअसल सिख धर्म में बाज को बहुत शुभ माना जाता है और इसका सीधा संबंध सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी से है। उन दोनों गार्ड्स ने इस अचानक दिखे बाज को कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक ईश्वरीय संकेत मान लिया। उन्हें लगा कि ये उनके लिए एक सीधा आदेश है और अब उन्हें अपना काम खत्म करने में कोई देरी नहीं करनी चाहिए। अक्टूबर आते आते सारी प्लानिंग हो चुकी थी। कहर सिंह के साथ मिलकर 31 अक्टूबर की वो मनहूस तारीख तय की गई। इन्होंने बहुत ही बारीकी से अपनी चालें चली। सतवंत सिंह ने पेट खराब होने का बहाना बनाया और हेड कांस्टेबल किशन लाल के साथ अपनी ड्यूटी बदल ली ताकि वो बिल्कुल सही जगह पर तैनात रह सके। उधर बेअंत सिंह ने भी जयनारायण नाम के गार्ड के साथ अपनी सुबह की शिफ्ट बदल ली। इन बेहद सोचे समझे कदमों का नतीजा ये हुआ कि 31 अक्टूबर की सुबह दोनों हत्यारे एक ही समय पर उस सेंट्री बूथ पर एक साथ तैनात हो गए जहां से प्रधानमंत्री को गुजरना था। ये छोटी सी सुरक्षा चूक इतिहास के पन्नों को खून से रंगने वाली थी। चलिए वापस लौटते हैं उसी 31 अक्टूबर की सुबह ठीक 9 बजे। जैसे ही इंदिरा गांधी ने मुस्कुराकर बेअंत सिंह को नमस्ते कहा, पलक झपकते ही बेअंत ने अपनी सरकारी रिवॉल्वर निकाली और उन पर 3 गोलियां दाग दी। गोलियां लगते ही वो जमीन पर गिर पड़ी और उनके मुंह से आखिरी शब्द निकले, बेअंत तुम ये क्या कर रहे हो? इस अचानक हुए हमले को देखकर दूसरा गार्ड सतवंत सिंह पूरी तरह घबरा गया और अपनी जगह पर जम सा गया। उसे ऐसे बुत बने खड़े देख बेअंत जोर से चिल्लाया, देख क्या रहा है, गोली चला। इसके तुरंत बाद सतवंत ने अपनी ऑटोमेटिक कार्बाइन उठाई और पूरी की पूरी मैगजीन खाली कर दी। कुछ ही सेकेंड्स और सब कुछ खत्म हो चुका था। आइए देखते हैं कि इसके बाद के कुछ घंटों में क्या अफरा तफरी मची। 9:30 बजे आर.के. धवन और सुरक्षा कर्मचारियों ने उन्हें तुरंत एक एम्बेसडर कार में डाला और एम्स लेकर भागे। अस्पताल के बाहर सोनिया गांधी का रो रो कर बुरा हाल था और राजीव गांधी उस वक्त बंगाल में थे। देश के सबसे बेहतरीन डॉक्टरों ने कई घंटों तक उनकी जान बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन शरीर से खून बहुत ज्यादा बह चुका था। आखिरकार दोपहर 2 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन सरकार के सामने एक बहुत बड़ा डर था। उन्हें लगा कि ये खबर देश को आग में झोंक सकती है। इसीलिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के लिए इस खबर को शाम 6 बजे तक रोक कर रखा गया, जब तक कि रेडियो और दूरदर्शन पर इसका ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट नहीं हो गया। इस हत्या का जो तुरंत असर हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। खबर लीक होते ही एम्स के बाहर लोगों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा। राजनीतिक मोर्चे पर सोनिया गांधी के बहुत डरे होने और विरोध करने के बावजूद उसी रात राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला दी गई। लेकिन सड़कों पर हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके थे। जब भीड़ को ये पता चला कि हत्यारे सिख थे तो लोगों का गुस्सा बेगुनाह सिखों पर फूट पड़ा। विदेश से लौट रहे तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, जो खुद भी एक सिख थे, उनकी गाड़ी पर भी पत्थरबाजी हुई। बसों को रोक रोक कर लोगों को निशाना बनाया गया और एक ऐसा भयंकर सिख विरोधी दंगा शुरू हुआ जिसने पूरी दिल्ली और देश के कई हिस्सों को अपनी आग में लपेट लिया। इस बीच कानूनी कार्यवाही भी साथ साथ चल रही थी। गोलीबारी के तुरंत बाद सुरक्षा बलों की जवाबी फायरिंग में बेअंत सिंह तो मौके पर ही मारा गया था, लेकिन सतवंत सिंह बुरी तरह घायल हो गया और उसे जिंदा पकड़ लिया गया। पुलिस ने बहुत ही सघन जांच शुरू की और 3 दिन की लगातार खोजबीन के बाद साजिश के मास्टरमाइंड कहर सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये पूरा मामला सेशंस कोर्ट में चला, जहां लंबी कानूनी प्रक्रिया और गवाहियों के बाद सतवंत सिंह और कहर सिंह दोनों को इस खौफनाक हत्याकांड की साजिश रचने और उसे अंजाम देने के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई गई। न्याय व्यवस्था ने अपना काम तो कर दिया था, लेकिन जो नुकसान देश का होना था वो हो चुका था। इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही कड़वा सच सामने आता है। ये सिर्फ एक देश के नेता की हत्या नहीं थी। इस हत्या के बाद जो दंगे भड़के, उनमें हजारों बेगुनाह लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो ये पूरा घटनाक्रम हमें एक बहुत ही गहरे और चुभने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब भी कोई राजनीतिक हिंसा होती है तो एक लोकतंत्र उन विनाशकारी परिणामों से कैसे उभरता है जिसकी कीमत हजारों निर्दोष लोगों को अपना खून देकर चुकानी पड़ती है। इतिहास की ये घटनाएं सिर्फ किताबों में पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि इनसे बहुत गहरी सीख लेने की जरूरत है।
उम्मीद है इस विश्लेषण ने इस जटिल और दर्दनाक ऐतिहासिक घटनाक्रम को एक नए नजरिए से समझने में मदद की होगी।